अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, हुकूमत टैक्स पेयर और टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए दावे और नारे करती तो नज़र आती है, मगर अमली जो इक़दाम हैं वो ना होने के बराबर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स इशूज़, इनकम टैक्स कवानीन में क्या इतलाक़ है और क्या तज़ाद है, किस तरह हुकूमत इनकम टैक्स कवानीन के ज़रिए अपने टैक्स बेस को बढ़ा सकती है, किस तरह लोगों का एतमाद बहाल कर सकती है। इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप FC हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं। उनके साथ मौजूद है आमर कदीर साहब, आप माहिर टैक्स अमूर हैं, चेयरमैन हैं रेवेन्यू एडवाइजर एसोसिएशन के। फैसल साहब, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2022, उसके बाद 4 मिनी बजट आ चुके हैं, 2 तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ चुके हैं, 70 अरब का पीछे आया है। इनकम टैक्स कवानीन में क्या क्या हुकूमत कर सकती है और क्या करना चाह रही है? अस्सलाम वालेकुम यूबी साहब, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम 2-3 माह बाद मैं आपके इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ ड्यू टू सम हेल्थ रीजंस। सर, ये जो अब हमारे पास हुकूमत है, ये वर्स्ट एवर हुकूमत है पूरी हिस्ट्री में। इसलिए नहीं कि ये सियासतदान जो हैं अच्छे नहीं है, दे आर वेरी गुड पीपल अराउंड और ये एक्सपीरियंस्ड भी हैं, लेकिन सर्कमस्टांसेस और हालात ऐसे हैं, इनको टाइम इतना कम मिला है बजट बनाने के लिए कि इनके पास प्लानिंग ही कोई नहीं थी। अपनी मर्जी के फैसले नहीं कर सकते। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ों का इतलाक़ किया जो IMF और FBR के लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ था। ठीक है। यदि रेवेन्यू बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है, वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही लेना है। हम नए टैक्स पेयर को तो टैप करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर के गर्दन पे सवार हैं और उसी से ही रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी वादे मिसाल ये है कि हमने 6200 अरब के बजट को उठा के 7000 7,500 अरब का बजट कर दिया, विदाउट एनी प्लानिंग कि ये पैसे इकट्ठे कैसे होंगे, विदाउट एनी प्लानिंग कि हम अपनी टैक्स बेस को बढ़ाएंगे कैसे, विदाउट एनी प्लानिंग के बेसिकली क्या इकोनॉमी में जान भी है जो नए ये टैक्स लगा रही हैं वो पे भी कर सकेंगे कि लोग के नहीं। जिस तरह हमारा मुल्क खुदा ना खास्ता एक डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन की तरफ जा रहा है, तो जो बिजनेसमैन के इस वक्त के हालात हैं वो ये हैं कि टेक्सटाइल मिल्स तकरीबन जो लोकल में काम कर रही थी वो सारी बंद हो चुकी हैं। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट जीरो बता रेटेड रहा सेक्टर थे जो मेरे पास टेक्सटाइल के बहुत सारे केसेस हैं। बेसिकली डॉलर की परवाह से और बिजली के रेट बढ़ने से कारोबार करना अनवायबल हो गया है। फॉर एग्जांपल, आपने 25,000 रुपया मिनिमम वेज तो कर दी विदाउट आस्किंग ए स्टेक होल्डर कि क्या वो इसका बोझ बर्दाश्त भी कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा। ठीक है। रिजल्टेंटली वो आदमी जो कि एक फैक्ट्री चला रहा है, 800-900 वर्कर्स नहीं, 800-900 ख़ानदान पाल रहा है अपने साथ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी फैक्ट्री बंद कर दे और उन लोगों को से माजरत कर ले। इस वक्त जो बिजली के रेट्स हैं, जो इंपोर्ट पे पाबंदियां हैं, अब मसलन हमारी बहुत सारी जो टेक्सटाइल है, स्टील है, ये इसमें ज़रूरी इंपोर्ट के बगैर ये चल ही नहीं सकती। हम ये कहते हैं कि हमने अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड सीधा करने के लिए इंपोर्ट्स को कर्व करना है। ठीक है। बेसिकली इनको ऐसे प्लान करना चाहिए था, कौन सी इंपोर्ट ज़रूरी है, कौन सी इंपोर्ट ज़रूरी नहीं है। हमें कर्व करना है उन इंपोर्ट्स को जो अननेसेसरी हैं। फॉर एग्जांपल, लग्जरी कार्स हैं जो बाहर से आती हैं, उन्हें बंद कर दें। उनको बंद करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है जिसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, बिल्कुल सही। उसके बाद वो वैल्यूएट हो गए एक्सपोर्ट हो जाता है। अब इस चीज़ को आगे इनको अब एहसास हुआ है आफ्टर बजट के 2-3 माह बाद, और उन्होंने 2-3 दिन पहले एक सर्कुलर किया है जिसमें उन्होंने उन इंपोर्ट्स की दोबारा इजाज़त दे दी है। इससे पहले इन्होंने, मेरा एक अपना क्लाइंट है कार मैन्युफैक्चरर, उसने क्यों कार मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी कि इन्होंने ये रूल बना दिया था कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो हमें लिख के देंगे। ठीक है। उसे पहले मिनिस्ट्री अप्रूव करेगी कि ये चीज़ें वाकई ज़रूरी हैं, मंगवानी, इसके बगैर काम नहीं हो सकता, और मिनिस्ट्री की अप्रूवल के बाद फिर उसका LC खुलेगी और इंपोर्ट की इजाज़त मिलेगी। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं,
इस अप्रूवल में अगर 3 से 4 महीने लग जाते हैं तो साइकिल और वो पहिया तो रुक गया ना। अब बंद फैक्ट्री की जितनी ओवरहेड कॉस्ट है वो कितनी देर सनतकार इसको बर्दाश्त करेगा। सिमिलर मैं आपको बता सकता हूँ, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, उनकी मिलें उन्होंने बंद कर दी हैं। पोर्ट पे भी फैसल साहब सबसे बड़ी खबर है, 2.5 से 3 बिलियन डॉलर की जो इंपोर्ट रुकी हुई है पोर्टों पे, कारगल रुकी हुई है, और जिनके अभी तक स्टेट बैंक ने जुलाई तक उनको रिलीज़ करने का हुक्म दिया था, वो भी अभी तक नहीं हो सकी। अगर वो जब इनको पेमेंट करनी पड़ेगी फिर हमारा करंट अकाउंट सारा कहाँ जाएगा? अब दूसरी तरफ फिर डॉलर इसका मतलब फिर ऊपर जाएगा। हाँ, अब दूसरी तरफ आ जाए, करंट अकाउंट खसारा, उसको हमने कैसे टैकल करना है। देखें, बात यह है कि हम सब के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि ओवरनाइट पाकिस्तान के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। जी जी, ये डायनामिक्स बनाए गए 2012-13 में, जब ये गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब की और पहले जरदारी साहब की थी, तो उन्होंने कहा कि इजी हदफ है इंपोर्ट पे टैक्स कलेक्ट करो, आराम से import इसके करो। रेट जी, जी। बनाएं और इंपोर्ट करें और उस पर टैक्स कलेक्ट करें। लेकिन जब तो पैसा था, विदाउट मुबादला था। नहीं, विदाउट सीइंग द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। जी जी, वजह क्या है? वजह ये है, फॉर एग्जांपल एक जगह बहस हो रही थी, सुजुकी और टोयोटा, ये दोनों कंपनियों को हैवी पेनल्टीज लगनी चाहिए। क्यों? इन्होंने लिख के दिया था कि हम फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द प्लांट्स टिल 10 ईयर्स सारे की सारी कार पाकिस्तान में बनाएंगे, जो अभी तक नहीं बना सके। जो अभी तक कुछ भी नहीं बन रहा। आप मलेशिया को देख लें, मलेशिया में जो कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्यों फ्लरिश कर रही है कि वहाँ पे एक छोटे से छोटा पुर्जा भी होंडा का होगा, टोयोटा का होगा, सुजुकी का होगा, वो खुद बना रहे हैं, वो जापान से इंपोर्ट नहीं करते। अब सिमिलरली हमने अपनी एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने पे कभी तवज्जो ही नहीं दी। जी जी, अब बांग्लादेश जैसे मुल्क के 80 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर हो गए जो हमसे लैदा हुए थे, और किसी वक्त हम लोग उनकी सपोर्ट करते थे। वहाँ फ्लड आता था तो यहाँ से बाकायदा एक जो है ना एड्स जाती थी। अब हमारे यहाँ पे फ्लड की वजह से आधा पाकिस्तान तो वैसे ही डूब गया। सही कह रहे हैं। और यहाँ तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये पानी निकलने में 2 से 3 माह लगने हैं। नहीं, कम से कम 6 माह का मतलब वो साल मैं एक ऑप्टिमिस्टिक रिपोर्ट पे कि अल्लाह ताला हमारे पे मेहरबानी करें। लेकिन दूसरा स्पेल आने वाला है। अच्छा, उसके बाद क्या हालात होंगे वो भी अब नहीं पता। ये कह देना कि ग्लोबल वार्मिंग के जो मुल्क जिम्मेदार हैं वो पाकिस्तान की मदद करें, वो क्यों करेंगे हमारी मदद? जब हम अपनी मदद खुद नहीं कर पा रहे तो लोग क्यों करेंगे? बेसिक आइडिया मैं जो आपको बता रहा हूँ, हमारे पे यहाँ डबैकल क्या है, लैक ऑफ प्लानिंग। मैंने आपकी हर प्रोग्राम में ये बताया है कि हमारे पास प्लानिंग कोई नहीं, सिमत नहीं है, हम मंजिल का नहीं है पता, मंजिल कहाँ पहुंचना चाहते हैं। बजट क्यों आता है? जी जी, जिन लोगों ने ईयरली बजट बनाया होता है वो उन्होंने हौश पौश फिगर्स को लेके उस बजट को मुतारिफ किया होता है। इसकी क्लासिक एग्जांपल सोलर पैनल है। जी जी, जनवरी में आपने उन्हें टैक्स किया सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस में कि जी इनकी इंपोर्ट पे टैक्स भी लगेगा, सेल टैक्स भी लगेगा। अभी जुलाई में आपने फिर उसको एग्जाम्प्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया। यार, जब जनवरी या फरवरी में जो लोग बैठे थे, जो सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जिन्होंने बनाया था, क्या उन्हें सवाल करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये आपने क्या सोच के इसको लेके आए थे टैक्सेबल सप्लाई में? और अब जो लोग बैठे हैं FBR के, देखिए सियासतदान को तो एक बना बनाया बजट मिलता है। मामला यह है जो पार्लियामेंट की जो फाइनेंस कमेटी है जिसको वो बजट बनाना चाहिए वो खाबे खरगोश है, और जिनका काम टैक्स कलेक्ट करना है वो बजट बनाते हैं, और वो IMF की शरारत को देखते हैं फिर, और दूसरा ये देखते हैं अब जो उनके लिए आसानी हो कलेक्ट किस तरह किया जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है, देखें, आप कहते हैं 1 अरब डॉलर के लिए IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है, जी जी, जो कि शायद 220 अरब रुपया बनता है। जी जी, अगर हमारे सियासतदान अपने मुल्क के अंदर नज़र दौड़ाएं, अपनी स्टेट ओन्ड जो कंपनीज़ के प्रॉफिट्स को देखें, उनके बैंक अकाउंट्स को देखें, तो ये तो 200 अरब वहाँ से निकल आना है। फैसल भाई, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आमिर कदरी साहब, इनकम टैक्स का जितना खौफ है मुल्क में वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इनकम पे जो टैक्स वसूली है वो ना होने के बराबर है, ये क्या वजह है? नहीं, देखें, टारगेट्स तो वो अचीव कर रहे हैं,
टारगेट्स तो इनकम इनकम टैक्स का जितना खौफ है लोगों में, इनकम टैक्स कवानीन का, इनकम टैक्स का, लेकिन इनकम पे जो टैक्स वसूली है वो क्यों नहीं है? वो 3% पूरी उसमें टैक्स अदा में। देखें, आपका सवाल जो है ना वो बेसिकली इनकम से रिलेटेड है जी जी कि इनकम के ऊपर टैक्स नहीं दिया जा रहा, कलेक्टिवली रेवेन्यू कलेक्शन उनकी ज़रूर है इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्सेस से या जैसे भी, लेकिन इनकम के लिहाज से टैक्स कलेक्ट नहीं हो रहा। जी, आपका बेसिक सवाल ये है जी जी कि जी लोगों को जो है ना वो इनकम एज पर जो उनकी इनकम है उसके मुताबिक लोग टैक्स नहीं दे रहे। ये बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सही आपने फरमाया कि टैक्स जो सा है यहाँ पर हमारा जो निज़ाम है, चूँकि अकाउंट्स को ख्वाजा साहब ज़रा अच्छे तरीके से समझते हैं, अभी आप अगर इनका सारा डाटा कलेक्ट करके देखें ना बीआर का, वो सारे का सारा एडवांस के ऊपर ही चल रहा है। एडवांस जितना भी टैक्स रेवेन्यू अभी आज ये 2022 चल रहा है, तो अभी इन्होंने 30 जून 2023 तक की इन्होंने रेवेन्यू कलेक्शन एडवांस की सूरत में कई कंपनी से ले चुके हैं। ये टैक्स बड़ी-बड़ी एडवांस में कंपनीज लिया जा रहा है और जो एडवांस में ऑडिट है वो माजी के किए जा रहे हैं। एडवांस में अभी रिटर्न जिसकी रिटर्न 2023 दिसंबर में जाके फाइल होनी है कंपनी की, उसका टैक्स जो है वो मैं समझता हूँ कि 60-70% से ज़्यादा ये लोग ले चुके हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम्पशन या एडवांस टैक्स की सूरत में ये ले लेते हैं। अदरवाइज ये लोग कहते हैं हम आपको एग्जाम्पशन ही देंगे। दूसरी बात ये है कि जो इन लोगों का पिछला पड़ा हुआ है वो भी नहीं दे रहे हैं। सही कह रहे हैं। वो भी नहीं दे रहे हैं, उसके लिए भी ताजरों को हड़ताल करनी पड़ती है या उनको कोई ना कोई अदर वे इख्तियार अडॉप्ट करना पड़ता है, फिर जाके इनको जो है ना रिलीफ मिलता है। तो ये तो निज़ाम यहाँ तक पहुँचा हुआ है, तो आप इनकम की कैसे बात करते हैं? हम तो कहते हैं कि अगर ये इनकम के हिसाब से चलेंगे, अभी देखें रेवेन्यू की कलेक्शन जो सी है 90% से भी ज़्यादा अब जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चली गई है, विद होल्डिंग के जरिए ले रहे हैं। अब वो उस तरह से तो है नहीं। इनकम पहले कभी होता था कि रिटर्न्स का बड़ा एक ववेला होता था, मार्केट सजती थी, ऑफिसेज सजते थे और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे लोग वो एफर्ट्स कर रहे होते थे। अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो रिटर्न लोग कोई भर दें तो भर दें, चंद दुकानदार या जो ताजर हजरात हैं उनकी रिटर्न नहीं होती है, उसमें भी वो मार्केटों में वो एफबीआई की मशीनरी हजार रुपए लेके जो जिनकी रिटर्न भरती है, तो फिर वो मामला इसीलिए वजह से खराब है इनकम टैक्स। देखें जो ये वैसे ये प्रैक्टिस जो सी है, जो मैं समझता हूँ ये प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है मार्केट में जाके। जो पहले कभी वो थैला उठा के लेके जाते थे और मार्केट में रिटर्न्स भरते थे, वो प्रैक्टिस ख़त्म हो चुकी है, काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मार्केट में एफबीआई के अफसर बैठते थे जी। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप मार्केट में एफबीआई के ऑफिसर्स भी अगर काम कर रहे हैं तो वो वहाँ से डाटा कलेक्ट करके लेके आते हैं और अपने घरों में या कहीं किसी जगह पे बैठ के ही करते हैं। अच्छा, अब जो इनकम टैक्स गोशवारा है अमर साहब, ये मैनुअल भी रह गया है, सारा टोटल ऑनलाइन है? अभी आप डिपार्टमेंट में जाएं, उनसे कहें जी मैं रिटर्न जमा करा रहा हूँ 2022 की, आपसे नहीं लेंगे, मैनुअल नहीं लेंगे। लेकिन आज मेरे पास एक खबर है पाकिस्तान टैक्स एडवाइजर एसोसिएशन की, आज उनकी मीटिंग हुई है, वो कह रहे हैं कल नोटिफिकेशन हो जाएगा मैनुअल भी कल से रिटर्न लेना शुरू कर देंगे। लेकिन अभी आपने जो सवाल किया था उसके मुताबिक अभी तक नहीं ले रहे हैं। आने वाले वक्त का मुझे नहीं पता। अच्छा अमर साहब, ऑर्डिनेंस आ गया है 2022 का आया था, उसके बाद जितनी रद्दोबदल की गई है टैक्सेस में, इनकम टैक्स कवानीन में, आप क्या समझते कौन से ऐसे कवानीन है जो अब मौजूदा हालात में टैक्स पेयर के लिए वो बाले जान है, जो आपके टैक्स पेयर आपके पास आते हैं, वो आपको शिकायत करते हैं इससे हमारी जान छुड़ाएं, किस तरह बचना है, वो कौन से ऐसे सेक्शन है, वो कौन से टैक्स कवानीन है? लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी अमर साहब, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। जिस भी सेक्टर में आप देखें, मतलब उसको आप सेल्स टैक्स में देख लें या आप उसको इनकम टैक्स में देख लें, सबसे जो बुनियादी जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि लोगों को या कंपनीज़ को उनके जो हकायक हैं उसके मुताबिक टैक्स नहीं लगाया जाता। जी जी ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि इनके जो अपना है ना एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी, बार बार प्रेशर, आप चले जाएं उनसे एग्जाम्पशन लेने के लिए, वो कहते हैं जी आप इतना जो है ना आप हमें एडवांस देंगे तो हम आपको एग्जाम्पशन देंगे। उसके अंदर एक और प्रॉब्लम, हमारा जो रिफ़ंड, हम कहते हैं रिफ़ंड की एडजस्टमेंट करें, वो नहीं करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि जी आप ये करेंगे तो फिर हम करेंगे। दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा जो हमारे यहाँ पे अभी आजकल जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो टेक्निकल
प्रॉब्लम्स के अंदर लोग फंसे हुए हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम्स क्या है? वो प्रॉब्लम्स ये हैं कि जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जैसे भी हमने पहले बात की कि कोई इनकम टैक्स का बंदा या कोई छोटा मोटा बंदा जो कोई नॉन प्रोफेशनल है वो रिटर्न उनकी फ़ाइल कर देता है, तो उसमें होता क्या है कि जस्ट एक प्लस माइनस ही करना होता है, उससे रेवेन्यू लॉस कुछ नहीं हो रहा होता। लेकिन डिपार्टमेंट क्या करता है कि डिपार्टमेंट उसकी सारी की सारी उसके अंदर जो है ना टैक्स, हैवी टैक्स लगा देता है कि Penalties लगा आपने देते गलत जो है ना रॉन्ग आपने जो है ना कॉलम के अंदर आपकी फिलिंग है, इसलिए हम आपको जो है ना टैक्स लगा देते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि यही जो गलती है वो अगले फॉर्म पे भी जाके जो है ना वो वेट नहीं हो रही है, वो भी मक्खी के ऊपर मक्खी मार देते हैं। इतना निज़ाम बिगड़ गया हुआ है, इतना निज़ाम बिगड़ गया हुआ है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक केस के अंदर आपकी सेल्स कुछ है उठा के कुछ कर दी जाती हैं। ये सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम इस वक्त जो मैं समझता हूँ जो हमारे यहाँ पे जो सिस्टम के अंदर आ रही है लोगों को, वो नॉन प्रोफेशनलिज्म की आ रही है। ताजर को या दूसरे बंदे को किसी को पता नहीं होता कि मैंने रिटर्न कैसे भरनी। उनको कवानीन का था जी मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल फेयर बात बता रहा हूँ, जी जी उनको पता नहीं होता। अभी इवन के जो कवानीन यहाँ पे अभी बनाए गए हैं या इसमें बार बार जो रद्दोबदल आते हैं, जो आपका सवाल है, वो यकीन जानिए कि जो ट्रेड बॉडीज़ होती हैं उनको भी पता नहीं होता, उनको ये लोग समझ नहीं आने देते, उनसे हकाइक जो उनसे हैं वो पीछे करके रखते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर ये सामने ले आएँ तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एकदम आ जाता है। ये क्या करते हैं कि किस्तों में जो है ना लोगों के ऊपर बर्डन डालते हैं। करना इन्होंने अल्टीमेटली वही होता है जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं या जो इन लोगों ने टारगेट अचीव करना होता है, लेकिन उनको प्यार कुछ प्यार से टैक्सेस वक्त का के जैसा साथ मिनी बजट आ गया, तरमीमी आर्डिनेंस आ गया, कवानीन का इतलाक बदल जाता है। 6 माह पहले टैक्स कुछ और था, 6 माह बाद और जब रिटर्न गोशवारा जाता है फिर उसमें ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती। देखें, जब हम गोशवारा फाइल कर रहे होते हैं ना, उसमें एट द एंड हमें कोई ऐसा जो लोग करने वाले हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं होती है, जी जी लेकिन कन्फ्यूजन तो एक है ना, कन्फ्यूजन तो एक है कि अब हर लम्हा एक बंदे को अपडेट रहना पड़ेगा। जी जी। अब ताजर हज़रात अपना काम करें या इनकी अपडेट्स ही अच्छा लेते आमिर रहें। साहब, सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन अब इन्होंने नोटिस करने शुरू किए हैं, जो लिटरेसी रेट नहीं है, जो अपने मोबाइल पे मेल भी नहीं चेक करते, सिस्टम पे भी नहीं बैठते, उनको वो नोटिस का पता ही नहीं होता। वकील के पास गया, वकील आज कोई है, कल उसका दूसरा कोई वकील हो सकता है, तो फिर ये कानून हमारा इसकी इजाज़त देता है जब उसने चेक ही नहीं किया, वो पेश ही नहीं हुआ, उसके ऊपर पेनल्टीज लग गई, उसके खिलाफ आर्डर हो गए, उस पर कुछ नहीं है, उसका लाहेअमल नहीं है कोई भी। देखें, ऑनलाइन के साथ इसके मैनुअल ना ये रिटर्न आपकी या बिल्कुल- बाई डाक नोटिस होना आपकी- ज़रूरी है। ये आपकी बहुत जो है इस वक्त रेलेवेंट आपकी जो सी है ना ये क्वेश्चनिंग है कि जी आप ये इस वक्त एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है, एक्चुअली ऐसा ही हो रहा है कि सिस्टम के अंदर आता है, एक्स पार्टी आर्डर्स होते हैं, मतलब लोगों को पता ही नहीं होता, इन लोगों ने जो भी करना होता है, इवन के उसको जब बैंक से पैसे निकल जाता है उसको पता चलता है। नहीं, ये तो बैंक वाला तो बात की बात है, ये तो यहाँ तक करते हैं कि आपने इवन के जवाब काउंटर पे जमा भी करा दिया हुआ है ना, तो ये उसको भी कंसिडर नहीं करते, ये कहते हैं कि जी नो रिप्लाई रिसीव्ड। सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पर अलमिया है वो ये है कि जब भी कोई साल टाइम बार्ड हो रहा होता है उसके अंदर सिर्फ सिंगल नोटिस वो भी ऑनलाइन डालते हैं और उसके बाद उसका ऑर्डर कर देते हैं, और उसी के ऊपर वो कहते हैं जाएँ आप जाके अपील्स में जाएँ, अपील्स में जाके वापस आएंगे फिर हम देख लेंगे। मतलब ये दिस इज़ नॉट अ वे कि ये तो ये भी जुल्म, टैक्स पेयर के साथ जुल्म है। ये टैक्स पेयर के साथ जुल्म तो है। देखिए दूसरी बात जो अभी आपने की है ना कि ये नोटिस, यहाँ पे ना यहाँ लॉ के अंदर ना एक प्रोविजन है, जजमेंट्स भी इसके ऊपर बहुत सारी मौजूद हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक जो सी है ना ये अपना इसकी जो कंप्लायंस है इसकी डज नॉट मीन कि आपने उसको डिलीवर कर दिया अनटिल ही डिड नॉट सेंड द मैसेज कि ही हैज़ रिसीव्ड दैट नोटिस। सही कह रहे हैं। ये इसके अंदर ज़रूरी चीज़ है, जब तक आपने ईमेल की है और उसने उसके रिस्पॉन्स में जवाब नहीं दे दिया कि जी मुझे ये जब तक कंसीडर ना किया जाए तब तक वो कंसीडर नहीं होगा, ये ला है। लेकिन वो है ऐसा तो है नहीं है, शिकायत तो जो आती है ये अगर ये भी कर लिया जाए तो तब भी कंप्लायंस हो जाएगी, कंप्लायंस हो जाएगी। सही कह रहे हैं फैसल इकबाल ख्वाजा साहब। आजकल एक बहुत बड़ा इशू है जो कैपिटल एसेट्स हैं जिन पे 7 इन का लगाया गया है, वो एक दुकान एक घर
आपको माफ़ी है, बाकी सब आपके एसेट पे वो टैक्स लगेगा। 7E का जो वो तलवार है आजकल, उससे टैक्स पेयर बड़े परेशान है। सबसे पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि 7E है क्या? जी जी, सही कह रहे ठीक है हैं। जी। 7E एक ऐसा टैक्स है जो इम्पोज किया गया है सिर्फ इमूवेबल एसेट्स पे। मूवेबल एसेट्स जैसे कैश है, गाड़ियां हैं, ज्वेलरी है, या जिसको आप कहीं यहाँ से उठा के यहाँ पे रख सकते हैं, वो मूवेबल उस है। पे ये टैक्स नहीं है। ठीक है। ठीक है, यानी मूवेबल एसेट्स पे ये टैक्स नहीं है। अब इमूवेबल एसेट्स क्या है? प्लॉट जो रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है। आपकी अपना घर, आपके बिजनेस प्रेमिसेस, आपकी एग्रीकल्चरल लैंड, ये आपके इमूवेबल एसेट्स हैं। जी जी। अब 7E उन्होंने लगाया इस साल इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। बाद में बात करते हैं कि सही किया या गलत किया। 7E ये कहता है कि हर एक आदमी जिसके पास इमूवेबल एसेट्स हैं 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा के, वो उनकी फेयर मार्केट वैल्यू का 1% टैक्स पे करेगा। 1%। अब यहाँ पे रुके हैं कि 2.5 करोड़ तक की लिमिट के जो एसेट्स हैं उन पे 7E का इतलाक नहीं होता, पहली बात। अब अगली बात यह है कि 7E में कुछ एग्जम्पशंस हैं। कौन से ऐसे इमूवेबल एसेट्स हैं जो 7E में नहीं आएंगे? पहला, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जिसमें आप रह रहे हैं, वो 7E में नहीं कंसिडर वो मकान बेशक 8 करोड़ का या 10 करोड़ का, ये 100 करोड़ का जी। नंबर 2, वो ऑफिस जिसमें, वो बिजनेस प्रेमिसेस जिसमें आप काम करें, वो भी शायद कितने करोड़ का हो, वो भी नहीं। वो 300 करोड़ का हो जी, वो भी एग्जाम्प्ट है। थर्डली, एग्रीकल्चर लैंड जिसको आप YBG के लिए इस्तेमाल करें, यानी जो इस्तेमाल में है, जो एग्रीकल्चर लैंड जिसको आप एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए यूज़ करें, उस पे फार्म हाउस नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर फार्म हाउस होगा तो उसकी टैक्सेशन अलहदा से है। उसकी उन्होंने डेफिनेशन दे दी है कि कौन सा फार्म हाउस जो है वो टैक्सेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट, वो एसेट्स जो आपने रेंट पे दिए हुए हैं और उनके अगेंस्ट आप ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी 7E का पार्ट नहीं बनेंगे। यानी जैसे मैं किराया वसूल कर रहा हूँ, उसमें मैं उनमें टैक्स दे रहा हूँ, तो वो भी नहीं है, वो भी 7E का पार्ट नहीं बनेंगे। ठीक है। एंड लास्टली, हर वो बिजनेस एसेट जिस पे मुझे डेप्रिसिएशन मिलनी है, जिसमें मुझे डेप्रिसिएशन मिलनी है एज पर इनकम टैक्स लॉ सेक्शन 23, वो भी 7E की कैलकुलेशन में नहीं आएगा। ठीक है। ये 5 एग्जम्पशंस उन्होंने दे दी हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है? आपके पास फेयर मार्केट वैल्यू रेट्स हैं हर एरिया के जो FBR ने इशू किए हुए हैं। मैं इसे सिंपल रखता हूँ ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। उस फेयर मार्केट वैल्यू का 1% आपने टैक्स देना है, उसका 1% रेट या फिर मार्केट वैल्यू? सर, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन FBR की वेबसाइट पे ये दिए हुए हैं। DC रेट को आप वो कंसिडर नहीं करते। आप जब FBR की वेबसाइट पे जाते हैं, आप वहाँ पे रेट्स को डाउनलोड करें, कंट्रोल फाइंड में अपना एरिया भरें, वो एरिया निकले, उसका जो पर मरला रेट है उतने मरलों से आप उसे मल्टीप्लाई करेंगे और उसके मुताबिक आप 1% ऑफ उसका टैक्स देंगे। ठीक है। अब आ जाते हैं, क्या ये कानून सही है या गलत है? मेरे अपने एक्सपर्ट ओपिनियन के फैसल साहब, मैं थोड़ी सी एक अपने नाजरीन व्यूवर के लिए एक छोटे समझ, ये मेरा प्लाट है, ये मैं इसको इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, ये मेरा पड़ा हुआ है प्लाट। उस पर भी ये टैक्स है, उस पर भी ये टैक्स है। उस पर भी अगर मेरा कोई उसी को तो उन्होंने टैक्स किया, ज़मीन मेरी पड़ी है, उसको मैं कास्ट में नहीं ला रहा या वैसे खाली पड़ी है, वो भी उस पर भी मुझे टैक्स देना पड़ेगा? आप कह सकते हैं जी एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड उन्होंने कहा है। ठीक है। उन्होंने वर्ड यूज किया है एग्रीकल्चर लैंड ऑन विच एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड ऑन एक्सेप्ट फार्म हाउस, एक्सेप्ट फार्म हाउस। अब आ जाए, कानून सही है या गलत? देखें, पहली तो बात है कि एंट्री 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसको अमेंड करके इन्होंने ये राइट लिया था कि ये कैपिटल गेन को टैक्स कर सकें। ठीक है। इससे पहले कोर्टों में ये फैसले हुए थे कि जो ज़मीन का लेन देन है वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, फेडरल उसको टैक्स नहीं कर सकता। ठीक है। इन्होंने उस एंट्री को अमेंड किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की, एंड दे गॉट द राइट टू टैक्स द कैपिटल गेन
ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक ठीक है। है। अगर एक आदमी 1 साल में बेचता है तो कोई टैक्स है, 2 साल में लेके बेचता है कोई 4 साल या 5 साल बाद वो एग्जाम्प्ट है, उसका कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं। ठीक है। जब हमने कैपिटल गेन टैक्स कर लिया तो फिर ये 7E लगाने का क्या मकसद है? हम टैक्स ले रहे हैं ना जी, सही कह रहे किसी को मारना थोड़ी है। आप रजिस्ट्री पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, कैपिटल गेन पे फेडरल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है, उसके बाद आप एक 7E भी ले आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये वेल्थ टैक्स है, इट इज़ नॉट इनकम टैक्स। ये एंट्री गलत है, लॉ कानून ही गलत बनाया गया है, क्योंकि ये क्यूमुलेटेड एसेट्स पे लगाया गया है ठीक है। जो पार्ट ऑफ वेल्थ हैं। अब ये क्यूमुलेटेड एसेट्स कौन से हैं? जिनको बनाने के लिए जो मैंने पैसा इस्तेमाल किया वो ऑलरेडी मेरी टैक्स्ड मनी है। एक रकम पे मैं एक दफ़ा टैक्स दे चुका हूँ, उसी रकम पे मैं दोबारा टैक्स क्यों दूँ? सही कह रहे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि एक रकम पे जब आप एक दफ़ा टैक्स ले चुके हैं तो दूसरी दोबारा नहीं दफ़ा ले आप सकते। उसको टैक्स नहीं करेंगे, ये उसकी भी वायलेशन है। तीसरी चीज़, इसको इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव लगा दिया है पीछे से, पिछले सालों से जाके। पिछले सालों से। जी जी। अब इस साल की जो रिटर्न है उसको गवर्न करना है फाइनेंस एक्ट 2021 ने, कोई शक नहीं, ऐसी ही है। उसे फाइनेंस एक्ट 2022 ने तो नहीं गवर्न करना ना। जी जी। फाइनेंस एक्ट 2022 ने गवर्न करना है उस टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न को जो अगले साल होनी है। ऐसे ही है। अब इनकम ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है, अब टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। सही है। ठीक है। इस पे मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन है कि अगर कोई बंदा ये रिट फाइल करता है, मैंने को तकरीबन 25 रिटें बना के रखी हैं, वो जो हाई कोर्ट में छुट्टियों की वजह से हम फाइल नहीं कर रहे थे। ठीक है। अब ये 1-2 दिन में वो सारी फाइल हो जाएंगी और बहुत सारी हो भी गई हैं। सही है। इस पे हाई कोर्ट के जजेस ने इन तमाम रिटों को एडमिट कर लिया है, स्टे किसी पे नहीं मिला, लेकिन ये अब बहस चलनी है। बहस चलनी है। देखें, नंबर 1, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, लगाना था तो आगे से लगाते। पीछे ये तो कोई बात नहीं कि जी लेजिस्लेचर के पास क्योंकि राइट है कि वो किसी भी लॉ को पीछे से इन्फोर्स कर सकता है तो वो कर सकता है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है 1992 की, फौजी फर्टिलाइज़र की। अगर मैं गलत नहीं, मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मेरा ज़हन सही काम ना, लेकिन ये 1992 में रिपोर्ट हुई थी। उसमें उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर के पास राइट ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसा लॉ जो एक नई लाइबिलिटी क्रिएट करे, माजी को नहीं देख सकते। जो सब्सटेंटिव राइट किसी बंदे का टेक अवे कर रहा है, या जो पिनलाइजिंग इन नेचर है, जैसे ये है कि मुझे ये टैक्स देना पड़ेगा, वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होगा, रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। सही कह रहे हैं। अब इस पे बहस हमारा वकला में चलती है। मेरे कुछ वकील भाई ये कहते हैं कि लेजिस्लेचर के पास ये राइट है, ये लगा सकते हैं। जी जी। मेरा कंसिडर्ड ओपिनियन अदरवाइज है। ठीक है। मैं कहता हूं कि नहीं लगा सकते, लेकिन ये जो बात नहीं लगाने वाली या लगाने वाली, ये कोर्ट ने डिसाइड करनी। ठीक अच्छा है। फैसल भाई, ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं आपसे एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। ताजर बरादरी सुपर टैक्स के बड़े खिलाफ है। ये सुपर टैक्स पहले भी लगता रहा है, लेकिन पहले किन चीज़ों पर था? अशराफिया पे था, अब दोबारा लगाया कि वाकई अशराफिया के लिए है, गुर्बत में के खात्मे के लिए है। लेकिन ब्रेक से बाद नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी अमर साहब। तो हम 7E को कंप्लीट कर लें, फिर हम सुपर टैक्स की तरफ भी आते हैं। अब 7E की जो कैलकुलेशन है, बेसिकली मेरा ज़ाती ख्याल है ये अभी कंपनीज को भी हिट करनी है। वर्ड यूज़ किया गया है रेजिडेंट पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में कंपनीज भी आती हैं। ठीक है। तो इस पे एक आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं FBR को इसकी रिकंसिडरेशन की रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको रिकंसिडर किया जाए, और इसको अगर लगाना भी है तो नेक्स्ट ईयर पे निफाज किया जाए, इस साल पे निफाज ना किया जाए। अब आगे जी सुपर टैक्स। सुपर टैक्स 2014 में पहली दफ़ा ये
जब टेम्परेरीली डिस्प्लेस पर्सन जल्जले वाले थे उनके लिए इन्फोर्स किया गया था। उस वक्त ये सेक्शन था 4C, 4G। अब आया है ये सेक्शन 4B। ठीक है। दोनों की वर्डिंग एनोलॉजी तकरीबन सेम है। इन्होंने सुपर टैक्स के स्लैब्स बनाए हैं। स्लैब्स ये हैं कि एक आदमी 15 करोड़ रुपया साल का इनकम डिक्लेयर कर रहा है इस साल, तो वो शायद 1% देगा, जो 30 करोड़ कर रहा है वो 2% एंड सो ऑन, ये 4% तक है। जबकि कुछ सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को इस दफ़ा, जैसे स्टील है, ऑयल रिफाइनरीज हैं, ये वो नाम लिए उन्होंने, सीमेंट है, इन पे उन्होंने 10% ऑफ द प्रॉफिट इसको इन्फोर्स कर दिया है। अब अगेन ये एक शरियन नाइंसाफ़ी है। एक कारोबार की पूरी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग में लास्ट ईयर इस तरह के किसी टैक्स का जिक्र ही नहीं था, जिसको आप ऑल ऑफ ए सडन पहले इन्फोर्स करते हैं और फिर कहते हैं इकोनॉमी के इन सेक्टर्स के लिए ये 10% है, बाकी लोगों के लिए ये 1, 2, 3 और 4% है। ये डिस्क्रिमिनेशन है जिसको टेस्ट ऑफ रेट स्टैंड नहीं करना चाहिए कि मैं कहूँ कि जी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया है, इनके कपड़े उतार लो, इनका रेट 10% है सुपर टैक्स का। और वज़ीर ख़ज़ाना साहब अभी 2 दिन पहले चैम्बर में रो पड़े थे सलाम जितना की मदद करें, और जब टैक्स की बात की थी इंजन निसार साहब ने, उन्होंने कहा था सुपर टैक्स ये उसलिए लगाया है ताकि आपको परेशान ना हो, सर, आपके लिए ये मुफीदमंद है सारा कुछ। मैंने अपने बॉस की फैक्ट्री पे भी ये टैक्स लगाया है। सर जिस पे मर्जी लगाए, क्या उन्हें लगाने का हक है कि नहीं है, सवाल ये है। चले उनको लगाने का हक है। एक सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए ये टैक्स 1% है और बाकी कुछ सेक्टर्स के लिए 10% है। ये किस तरह का इंसाफ है? ये किस तरह का इंसाफ है कि मैंने स्टील है, मेरी ऑयल रिफाइनरी है, मुझे ज़ुबानी याद है, मेरी सीमेंट फैक्ट्री है, मेरा ये है अपना ये यार फर्टिलाइजर्स का, मैं OMG हूँ माइनिंग कंपनी, मेरे पे बेवरेज हूँ, मेरे पे ये 10% है, जबकि बाकी सेक्टर पे ये 1% है। 15 करोड़ मिनिमम इन्होंने स्लैब बनाया कि वो आदमी जो 15 करोड़ रुपया साल का कमाता है उस पर 1% है, फिर जो 30 कमाता है, जो 50, 100, उस पर फिर डिफरेंट रेट्स हैं। यार सवाल ये है, आपने पहले तो ये सेक्टर अलहदा किए, इसकी स्टडी क्या है? यानी उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया तो अब हम बेईमान हो गए हैं उनके पैसे छीनने के लिए, हम उन पे 10% टैक्स इम्पोज कर दें। दूसरी चीज़ कि अगर ये टैक्स है तो यार इसको अगले साल से लगाएं, इस साल पे लगाने का क्या मकसद है? जबकि फाइनेंस एक्ट 2021 जो इस साल पे अप्लाई था उसमें सुपर टैक्स की कहीं पे जिक्र ही नहीं था। एक कंपनी ने अगर कुछ प्रॉफिट्स किए हैं तो आपका क्या ख्याल है, वो बैंकों में पड़े होते हैं, वो सारे के सारे पैसे री इन्वेस्ट हो जाते हैं कैपिटल में, नई मशीनें आ जाती हैं, नए स्टॉक्स आ जाते हैं, नई इन्वेस्टमेंट्स कर दी जाती हैं। अब कैश फ्लो इजाज़त देता है या नहीं देता, उसको कंसिडर किए बगैर कोई भी अपना बिजनेसमैन वो टैक्स क्यों पे करेगा? रहेगी आपकी बिजनेस कम्युनिटी की बात। यहाँ पे फिर वही रूल चल रहा है, माइट इज़ राइट। जहाँ पे लोग इकट्ठे हो गए, रिटेलर एसोसिएशन वाले, उन्होंने कानून ही बदला लिया। शबरदैदी ने कहा जी शनाख्ती कार्ड चाहिए, वो 6 महीने के लिए डेफर हुआ क्योंकि वो लोग इकट्ठे थे, उसके बाद वो ख़त्म ही हो गया। उसके बाद अभी भी रिटेलर्स वालों ने जो बिलों में टैक्स लगा था 3000 रुपया टैक्स महीने का, वो भी उन्होंने ख़त्म करा लिया। हालांकि उनके लिए फायदेमंद था वो बदमाश हैं, मतलब वो इकट्ठे हैं। इसका क्या मतलब है कि सेक्टर के 300-400 बड़े इदारे जिनकी वजह से पूरी इकोनॉमी चल रही है, हमने उन्हीं को बार बार सुई चुभोनी है, जाके उन्हीं का खून निकालना है, उन्हीं से पैसा लेना है, उन्हीं से पैसा लेके हमने ये जो सलाब-ज़दगान की मदद, ये सलाब-ज़दगान की मदद हुकूमत का मसला है, हुकूमती मसला है। इसको फ़ौरन में इस इमेज को उठाना और पूरी दुनिया से इसको फाइनेंस कराना हुकूमत को करना है, बजाय कि हम ये करें
कि जो देखिए मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास एक प्लान है सैलाब ज़दगान को जो है ना उनको दोबारा ज़िंदा करने का। वो क्या प्लान है? मैंने ने कहा जी मैं वॉलंटियर करता हूँ, मैं 3 फैमिलीज़ को लाहौर में ला के एडजस्ट करूँगा, मैं उनके लिए एक घर का 1 साल का किराया दूंगा, निशात मिल्स या किसी ऐसी फैक्ट्री जिसमें मेरा हाथ पड़ता है उनको मुलाजम कराऊंगा जहाँ से उन्हें एक अच्छी तनख्वाह मिले, और 1 से 1.5 साल तक का ब्रीदिंग पीरियड दूंगा जिसके दौरान वो लोग अपने पैरों पे दोबारा खड़े हो जाएं, बजाय कि ये लोगों को इस तरफ लगाएं कि भाई तुम साहिब सरवत आदमी हो, 2-3 फैमिलीज को तुम देखो, एक कोई देख लो। अब यार देखे ना, मैं आपको बताऊं, मैं बड़ी पुरानी बात है, एक दोस्त आए हमारे पास जो कि आजकल बहुत बड़े साहब हो गए, अमजद साकिब साहब, अखवत वाले, वो मेरे पास आए आज से 2009 के 10 की बात है। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब आप अपनी ज़कात हमें दें, हम कर्ज़ा हसना के तौर पे आगे देंगे, वो आदमी अपने पैरों पे खड़ा होगा और वो पैसे वापस अखुवत में आएंगे। उन्होंने कहा आप किसी को लाख रुपया 2 लाख 3 लाख देते हैं, उसको आदत पड़ जाती है कि हर साल आगे उसने काम नहीं करना, मिल जाएगा। आप इस वक्त अखुवत के पास पता है कितना पैसा है? 80 अरब रुपया। ये वो पैसे हैं जो मेरे आपके इनके रीसर्कुलेट होते होते। क्या बात प्रोग्राम का टाइम कम, मैं थोड़ा सा एक ओपिनियन लेना चाहता हूँ आपसे। जिस तरह भी जगह सेक्रेटरी कौम मुतहदा कहे थे, उन्होंने टैक्स का प्रोग्राम है ये, मैं चाहता हूँ उस पर अगर हुकूमत, जिस तरह मैच्योर हुकूमत कहा जाता है, मैच्योर हुकूमत है, अपने कर्जे रिशुगुल करवाए जा सकते थे, अपने कर्जे को माफ करवाए जा सकते थे बजाय इमदाद लेने के। इस पर क्या क्या देखें जी, आप अयूबी साहब आप बहुत ही इनोसेंट आदमी हैं। सरमायादार जिहड़ा है ना ते जिहड़ा वो अपना बनिया है, पंजाबी में कहता है जिहड़ा बनिया है ना वो अपने लेनदार नूं मारन नहीं दिंदा। सानू दुनिया जिन्हें जिन्हें करजा दिता है ना, जिस वेले उन्होंने लगता है असी मरन लगे हाँ, वो सानू थोड़े जे पैसे होर दे के जिंदा कर देंदे ताकि उनका कर्जा चलता रहे। अच्छा, इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। पिछले साल 6200 अरब इकट्ठा हुआ, ये आप चेक कर लीजिएगा स्टेट, ठीक है। 550 अरब में सिर्फ आपकी सारी गवर्नमेंट चल रही है, 550 अरब ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, ठीक है। 1400 अरब आपने दिया आर्मी को, बाकी आपने सूद की भरवाई की। जो आपने NFC वार्ड में दिए ना ये अपना सूबों को, उसके बाद जितने पैसे बचे आपने सूद की भरवाई की। आपका सूद कितना पिछले दफा जमा हुआ पिछले साल में जो आपने डेट सर्विसिंग की? 2100 अरब रुपए का। वो आपको मरने देंगे? वो कभी भी मरने नहीं देंगे। एक अरब रुपए कौन पे खर्च कर वो आपको रीशेड्यूल कर देंगे, वो आपको रोल ओवर कर देंगे, लेकिन आपको डैम बनाने के लिए पैसा नहीं देंगे जिससे आपकी तरक्की हो। 67 बिलियन डॉलर आगे 5 सालों में देने, ये तो मौका था। तो यार हमने कौन से देने? लेकिन ये मामला हमने भी दे रहे, हमारी हुकूमत में आपने नहीं आप सबने। मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी मिसाल देता हूँ, है तो पुरमज़ा। सूतर मंडी फैसलाबाद में क्या होता है, 1 रुपए की चीज़ है वो मैं यूबी साहब को 6 रुपए की बेच देता हूँ। मैं दिल में सोच रहा था मैंने 5 रुपए कमा लिए 6 महीने के ड्यू पे, यूबी साहब उसे 6 रुपए पे ले लेते हैं, कहते हैं मैं किड़े वापस करने। पाकिस्तान में देर इज़ नो रियलिस्टिक प्रोस्पेक्ट कि हम किसी तरह ये कर्जा वापस कर सकें, ना ही कोई सोच रहा है। यहाँ पे इमरान खान अपनी जलसे करने में मसरूफ़ है, शहबाज शरीफ साहब अपनी जो है वो करने में मसरूफ़ हैं। कोई प्लानिंग कमीशन नहीं है यहाँ पे, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई सोच ही नहीं है कि हमने ये कर्जा वापस भी करना है कभी। जब हमने ये सोचना ही नहीं कि हमने ये कर्जा वापस, हम क्या करते हैं हर साल नया कर्जा लेते हैं पिछले कर्जे को वापस करने की। अच्छा फैसल साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। अमर कदीर साहब, अभी हमने 7A की बात की, सुपर टैक्स की बात की। पहले हमारा कानून बनने से पहले तजर्बा करते हैं, कानून बाद में बनता है, पहले तजर्बात किए जाते हैं, और तजर्बात तकरीबन नाकामी होते हैं।
जिसने एफबीआर को भी आज तक 75 साल में तजर्बा बनाया हुआ, टैक्स कवानीन को भी तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इनसे कभी हमारी कौम या हमारा मुल्क छुटकारा पा सके। लीडरशिप का फुकदान है, जिस दिन लीडरशिप आ गई तो उस दिन खत्म हो जाएगा सब। ये बात ठीक है, जिस दिन ट्रू लीडरशिप आई सब कुछ खत्म हो जाए। सब कुछ लीडर भी आ जाए, इतनी सख्त ब्यूरोक्रेसी उससे भी ज़्यादा सख्त है। कुछ भी नहीं है। देखिए ये हमारे कुछ भी नहीं है। देखें आप अपने टारगेट से, अभी जैसे खाय साहब ने बात की है, टारगेट से हम कोई दूर नहीं है। हमारे पास 6200 समथिंग कितना हम ये कर रहे हैं, इकट्ठा कर चुके हैं ना। इस पर तो हमारा 7500 का एक मिसाल टारगेट है। अब पीओ से आपके पास इतना ये 2-3-4 साल के अंदर हम 400-500 10,000 12,000 रुपये पहुंच जाएंगे। तो यही हमारा है क्या? तो ये अब यही बात समझने वाली है कि हम टारगेट के बहुत करीब हैं। थोड़ा सा अगर एक कोई लीडर अगर कोई अच्छे तरीके से किसी जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकें वो ले आए, पॉलिसीज जो हैं अकॉर्डिंग टू जो पब्लिक जो फैक्ट्स हैं उसके मुताबिक आए तो लोग हंसी खुशी पैसे वो देंगे। 12,000 क्या मैं अगर समझता हूँ 20,000 के पर आप 20,000 में भी जा सकते हैं। इसमें तो कोई मसला नहीं। ये 10,000 तो अगले साल ही क्रॉस कर जाएगी। पूरा हो सकता है हमारे साथ अगर उसको उसके ऊपर फोकस कर दिया जाए। सर देखें उसके अंदर मैंने पहले भी 2-4 मरतबा अर्ज़ की थी कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ इस बात की का रियलाइज़ कराने की देर है कि आपके पैसे सही यूटिलाइज हो रहे हैं। अभी जैसे अभी बात की है कि जी 80 अरब हुकूमत वाला ले रहा है, वो क्या है, ट्रस्ट पे ही ले रहा है ना। तो हुकूमत के ऊपर अगर यही काम हुकूमत के करने के थे, अगर हुकूमत ये कर रही होती तो उसको 1 रुपया ना मिलता। अभी ट्रस्ट की बात है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की बात है। थोड़ा सा हमारे मैकेनिज्म को, हमारे सिस्टम को ठीक होना है। हमारी सिर्फ एक सिंगल डिपार्टमेंट है माजरत के साथ, और वो है हमारा जुडिशरी। जिस दिन ठीक हो गया उसी दिन सारा कुछ ही ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, टैक्स कवानीन में आज हमने कोशिश की है 7E को और सुपर टैक्स को और टैक्स कवानीन की जो इतलाक़ है पूछा किया जा सकता है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।